हेलो स्टूडेंट। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और उस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, उससे पहले आप मेरे बारे में जान लें। मेरे पास 8 वर्षों के टीचिंग का एक्सपीरियंस है और मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों और शहरों में पढ़ाया है। मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर तथा सामान्य अध्ययन का सेक्शन पढ़ाता हूँ। मैंने यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं। बीपीएससी का मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया है और आरपीएससी के मैंने 1 बार इंटरव्यू दिए हैं। ये मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम लिंक है, आप इसे ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्लास से संबंधित जो भी पेपर कटिंग है, जो पीडीएफ है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाके अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा। तब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन और उसके प्रोग्राम का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलता है? तो सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर के साथ इंगेज होके डिस्कशन करके क्वेश्चन पूछ के क्लास से संबंधित जो भी डाउट होता है आप उसको क्लियर कर लेते हैं। दूसरा, इसमें आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज में आपको पीटी और मेंस का डेली बेस के आधार पर टेस्ट दिया जाता है और आपको अपने प्रिपरेशन को टेस्ट करने, जज करने का अवसर मिलता है। तीसरा, आपको एक स्ट्रक्चर की प्राप्ति होती है, जिसके तहत आपको एक निर्धारित समय में यूपीएससी के पीटी और मेंस का सिलेबस कवर करा दिया जाता है। और चौथा, आप अनलिमिटेड एक्सेस को प्राप्त करते हैं, अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, देश के सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं और देश के टॉप एडुकेटर से मार्गदर्शन लेते हैं। और अनअकैडमी के द्वारा चलाए गए मोर देन 15,000 से भी अधिक प्रकार के कोर्सेज, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स से संबंधित है, जो यूपीएससी के मेंस एग्जाम से संबंधित है और जो यूपीएससी के इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से संबंधित है, आप उसका बेनिफिट उठाते हैं। अर्थात अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन से आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। अब आप अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके जीएस का सब्सक्रिप्शन 2 प्रकार का, एक प्लस कोर्स का है और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है ये 49,500 रुपया है और यहाँ पर यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई अप्लाई करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त होगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 72,000 का है। यहाँ भी मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आप 64,800 में प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार जो जीएस का दूसरा सब्सक्रिप्शन है वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो यदि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 69,500 का है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई अप्लाई करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको 62,550 में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लाना चाहते हैं तो ये 1,07,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई अप्लाई करेंगे तो आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पा जाएंगे। तब आपको 24 मंथ का जो अ, बट ये सब्सक्रिप्शन है 96,300 में प्राप्त हो जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या है, तो आपको इसमें डेली लाइव क्लास मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल्ड। ये चारों चीज़ें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस कोर्स दोनों में मिलता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है, तो पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर और पर्सनल फीडबैक के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाती है। इसमें जो पर्सनल कोच और डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग है ये आपके लिए सबसे बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर इसमें एक ऐसा मार्गदर्शक होना चाहिए, एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो आपको सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान कराए, आपके लिखे हुए कंटेंट को चेक करे और आपको सही दिशा निर्देश करे। इसके लिए एक मेंटोर चाहिए, तो वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन से प्राप्त होता है। और फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के अलग का जो सब्सक्रिप्शन है 12 मंथ का, वह 27,500 रुपया है। और यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये 24,750 में आपको प्राप्त हो जाएगा। और अनअकैडमी के द्वारा शुरू किए गए जो मेगा कॉम्बाट है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल करने के बाद आप इसमें पार्टिसिपेट करके ढेर सारे प्राइजेज जीत सकते हैं अपने लिए और अपने
प्रिपरेशन को भी जज कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन किस तरीके से चल रहा है। और जो अनअकैडमी के द्वारा 28 दिसंबर से कई सारे कोर्सेज की शुरुआत की गई प्रोग्राम की, क्योंकि जो 2021 का प्रीलिम्स है लगभग अब इसके 6 मंथ बचे रह गए हैं। इस 6 मंथ में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस पर 28 दिसंबर से बैचेज की शुरुआत हुई है, जिसमें आपको प्रीलिम्स सिलेबस कवर कराया जाएगा, टॉप एडुकेटर आपका मार्गदर्शन करेंगे, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विथ एनालिसिस मिलेगा, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डॉट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम भी साथ साथ चलता रहेगा। तो यह जो 28 दिसंबर को शुरू हुआ है, ये 2021 के लिए भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, बाइलिंगुअल में 2022 के लिए भी है, और 2023 के लिए भी बैचेज सबकी शुरुआत की गई है। तो आप इनमें से किसी भी बैच का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर और इसके बारे में आप अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। और अनअकैडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस जो है एक बार फिर से हाइक करने वाला है। तो आप या आपके मित्रों में से जो भी अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है वो जल्दी ले ले, ताकि आपको बढ़े हुए सब्सक्रिप्शन पर लेना ना पड़े। तो आइए एक बार फिर से सभी का स्वागत है, और ये एक रणनीतिक सेशन है। तो इस रणनीतिक सेशन में जैसा कि आप लिखा हुआ जान देख रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर्ड यूपीएससी प्रे इन 6 मंथ, जो बाकी आपका जून के लास्ट वीक में आपको डेट पता होगा कि जून के लास्ट वीक में आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स होना है। और जो 2021 को प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहता है, अब उसको बिल्कुल ही सीरियस हो जाना चाहिए, बिल्कुल सीरियस उसको हो जाना है। अब आपके पास खेल धूप का कोई समय नहीं है। तो नववर्ष की नवबेला और नव बसंत की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं सोचा कि एक लेक्चर आपको मिला होगा, जो 1 जनवरी को आपने देखा होगा कि किस तरीके से यूपीएससी मेंस का एग्जाम तैयार किया जाए, किस तरीके से उसको कवर किया जाए, वो भी एक स्ट्रेटजी सेशन था। आज 2 जनवरी को भी आपके पास एक स्ट्रेटजी सेशन लेकर मैं उपस्थित हूँ कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे किया जाए। मैंने सोचा कि क्यों ना पहले नए साल में पूरी तरीके से एक सिविल सर्विसेज के पीटी और मेंस की तैयारी का एक स्ट्रक्चर बना लिया जाए, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके सिलेबस और उसके प्रोग्राम पर काम किया जाए। तो आपके लिए ये भी रणनीतिक सेशन है जो बिल्कुल 2020 के पीटी पर आधारित है कि कैसे इसको क्वालिफाई करना है 21 के पीटी पर, और किस किस चीज़ को पढ़ना है इसको क्वालिफाई करने के लिए, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। 1 डेढ़ घंटे का ये सेशन होगा। तो आपके लिए जो भी सीरियस हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल ये सेशन होगा। इसमें राइट वे और राइट स्ट्रेटजी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप पीटी को क्रैक करें। तो चूंकि नए साल की शुरुआत हुई है, तो सभी को नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं हैं, और ईश्वर करे कि आप सभी लोग इस नववर्ष में अपने अपने जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करें, यूपीएससी में सफलता प्राप्त करें, और देश में जाकर अपने राज्य, समाज, राष्ट्र की सेवा करें। और चूंकि हम एक शिक्षक भी, आपके मार्गदर्शक भी हैं, तो हमारा भी आपके साथ आशीर्वाद है कि आप इस नव वर्ष में नई ऊंचाइयों को निरंतर प्राप्त करते जाएं। तो आइए आपका इस स्ट्रेटजी सेशन जो बिल्कुल ही यूपीएससी के पीटी एग्जाम के लिए समर्पित है, उसमें सभी का स्वागत है, और इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो समय कितना बच गया है आपके पास? 6 मंथ का समय बच गया है, और इस 6 मंथ में आपको किन चीज़ों को कैसे कवर करना है और क्या क्या पढ़ना है, इसी पर यह स्ट्रेटजी सेशन आधारित है। तो आप सबसे पहले देखिए कि राइट टाइम और राइट स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर यूपीएससी सीएससी पीटी 2021। तो राइट टाइम क्या होता है तैयारी करने का, ये तो एक अलग सेशन भी हो सकता है कि ग्रेजुएशन में जब आप एंट्री करते हैं तब होना चाहिए, या ग्रेजुएशन पास आउट कर लेते हैं तब होना चाहिए, कब होना चाहिए ये अलग है। लेकिन जो राइट स्ट्रेटजी है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब भी आप सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं और प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है, और इन बेसिक बातों का ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो ध्यान रखना है, इन बेसिक बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रिपरेशन में ये मददगार होगा, और आप इजीली वे में यूपीएससी प्री को क्रैक कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इनमें क्या ध्यान में रखना है कि सबसे पहले, जो मैं तो यहीं से शुरुआत करता हूँ, कि आपको प्री का जो सिलेबस है वो आपको पूरी तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्मेट में याद होना चाहिए, जो सीसैट पेपर 1 आपका है उसका भी, और सीसैट पेपर 2 का सिलेबस। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए कि
प्रीवियस वर्षों का, यानी कि प्रीवियस वर्षों का क्या होना चाहिए कि आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर होना चाहिए आपके पास, तो फर्स्ट पेपर का भी होना चाहिए और सेकंड पेपर का भी होना चाहिए, ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, चूंकि 6 महीने का समय बाकी रह गया है, तो तीसरा आपका स्रोत पूरी तरीके से निर्धारित हो जाना चाहिए। अब स्रोत क्या हो, ये बिल्कुल आपका निर्धारित हो जाए, अब इस स्रोत में बदलाव नहीं। और जब आप स्रोत निर्धारित कर लें, तो इन स्रोतों को कैसे पढ़ा जाए, किस वे में पढ़ा जाए, ये भी ध्यान में रखना जाए, किस वे में पढ़ा जाए। और फिर लास्ट टाइम में जब आप जाएं, तो फिर से बेसिक चीजों में क्या ध्यान में रखना है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सब है प्रीलिम्स के लिए, उस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी आप थोड़ा सा एक खाका बना लें कि लास्ट टाइम में जब पीटी आ जाएगा, तो हम उस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करके जाएंगे, तो हमारा प्री क्लियर हो जाएगा। वैसे यूपीएससी का, जैसे मैं एक बार, आपने इस बार प्रीवियस 2019 का प्रश्न पत्र देखा होगा, तो आपने देखा होगा, लग रहा था कि कोई एग्रीकल्चर का जो जानकार है उसने प्रश्न पत्र को सेट किया है। तो ये तो कहना मुश्किल है कि कहाँ से आएगा, लेकिन जो सिलेबस है, इंटायर सिलेबस, वो यदि आप अच्छे से 2-3 बार कवर करके जाएंगे, तो आप पीटी पास कर जाएंगे, और पीटी यहाँ पर पास ही करना है। फिर दूसरा आपको इसमें और क्या याद रखना है कि विगत वर्षों का कट ऑफ जो गया है वो भी याद रखना है। विगत वर्षों में कट ऑफ क्या गया है प्रीलिम्स के लिए, विगत वर्षों में कट ऑफ मार्क क्या है, कट ऑफ मार्क, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये यदि आप ध्यान में रखेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितना स्कोर करना है ये। और फिर इसमें आपको और जो सबसे चीजें महत्वपूर्ण है, आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना कट ऑफ है, उतना मार्क्स लाने के लिए कितना आपको प्रश्न बनाना है, कितना प्रश्न बनाना है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कितना प्रश्न बनाना है, क्योंकि ये सब जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे, तो फिर नेगेटिव मार्किंग के पेपर में आप मात खा सकते हैं। और तीसरा, कितना प्रश्न बनाना है और सही कम से कम कितना करना है, सही कम से कम कितना करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। सही कम से कम कितना करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक आप ये ध्यान में रखेंगे नहीं, तब तक आप यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्री का सिलेबस है, पहले पेपर और दूसरे पेपर का भी, प्री का क्वेश्चन बैंक पहले पेपर और दूसरे पेपर का भी, स्रोत पहले पेपर का भी और दूसरे पेपर का भी निर्धारित हो जाना चाहिए। कैसे पढ़ना है इस पर हम चर्चा करेंगे, स्रोत भी क्या होगा उस पर हम आपको बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट कर लेंगे, 1-2 पेज में लिख कर रख लेंगे कि ये टॉपिक हमारे लिए महत्वपूर्ण है एग्जाम का। और वो कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन बैंक देखें। और सब उसके बाद जब विगत वर्षों के कट ऑफ को याद रखेंगे, उसी के आधार पर आपको ये पता चलेगा कि आप कितना प्रश्न आपको बनाना है और कितना प्रश्न आपको सही करना है। तो आप 2021 के यूपीएससी के प्री को इजीली वे में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि विगत वर्षों का कट ऑफ कितना है, इन पर जाने से पहले सबसे पहले क्या है कि आपको प्री का सिलेबस और प्रीवियस वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपके पास होने ही चाहिए, स्रोत आपका डिफाइंड होना चाहिए। इन टॉपिक पर जाने से पहले हम ये जो 3 पॉइंट राइट साइड में लिखे हैं, इसको देख लेते हैं सबसे पहले कि विगत वर्षों का कट ऑफ क्या है, कितना प्रश्न आपको इसके आधार पर बनाना है और कम से कम आपका कितना सही होना चाहिए दोनों पेपर में, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि आप देख लीजिए कि जो यूपीएससी के 2019 का भी, 20 का तो कट ऑफ आया नहीं है, तो 2019 के यूपीएससी के प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है वो कितना गया है, वो आप देख लीजिए। जनरल कैटेगरी का 98 नंबर है, और 98 कहने का अर्थ हुआ कि 49 प्रश्न जिसका सही होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 49, वो इंटरव्यू मेंस के लिए कॉल किया गया होगा। ईवीएस ईडब्ल्यूएस यानी कि जो जनरल वर्ग में आरक्षित है, उसका 90 गया था, यानी कि जो 45 प्रश्न सही कर लिया होगा उसका सही था। ओबीसी का 95.34, यानी कि यहाँ भी मोरलेस 45 या उससे कुछ आगे तो सही। एसटी का 82 है, यानी 41 प्रश्न जिसका सही हुआ होगा उसका रिजल्ट आया होगा। एसटी का 77 है, तो यहाँ पर आप मान के चले कि 39 प्रश्न जिसका लगभग सही होगा वो मेंस के लिए कॉल किया गया होगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो 1 कैटेगरी में है, 53 नंबर है, तो 53 का अर्थ हो गया कि यहाँ पर जिसका ऑल ओवर 27 क्वेश्चन सही था वो
कॉल किया गया होगा मेंस के लिए, जिसका 44 है। तो 44 का अर्थ है कि यहाँ पे कि एक तरीके से आप 23 प्रश्न है जिसका सही होगा, वो 23 प्रश्न वाले यहाँ पर कॉल किए गए होंगे। 40.6 यानी जिसका 21 प्रश्न सही है वो कॉल किया गया होगा, और जिसका 61 है यानी कि जिसका 32 क्वेश्चन सही हुआ होगा वो कॉल किया होगा। ये जो कट ऑफ है ये आपका जो पीटी में पेपर 1 होता है उसके आधार पर है। पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग होता है, ये ध्यान में रखना है कि आपका जो पीटी में पेपर 2 होता है वो केवल क्या होता है कि पेपर 2 केवल आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे पेपर 2 तब तक आपका पेपर 1 चेक नहीं होगा, और यदि चेक भी होगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना नंबर स्कोर आया। और स्कोर तो भी पता चल जाएगा, लेकिन आप यदि बहुत नंबर भी लाए हैं तो भी आप पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ जो पेपर 2 होता है उसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ कि अलग अलग मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अब आप चलिए कि इस कट ऑफ को आपने देख लिया है, और हर एक व्यक्ति जो भी आईएएस एस्पिरेंट इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे उस कैटेगरी के हिसाब से अपने को ध्यान में रखना है कि आपको कितना सही करना है। इसमें क्या होगा, एक दो प्रश्न ऊपर नीचे कभी जा सकता है क्योंकि वो प्रश्न के स्टैंडर्ड पर निर्भर करता है, सीटों की संख्या पर निर्भर करता है। तो कभी एक दो प्रश्न ऊपर जा सकता है, कभी एक दो प्रश्न नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऑल ओवर मोरलेस यहीं पर आपका कट ऑफ रहता है। जो विगत वर्षों का जो ट्रेंड है एग्जाम का, जो पीटी का, यही 98, 99, 100, 101, 102 इस तरीके से रहा है। तो अब जब आपने इन चीजों को देख लिया है तो सबसे पहले आपको ध्यान में किन चीजों को रखना है कि दोनों पेपर में किस पेपर में कितना स्कोर करना है आपको और कितना प्रश्न सही होना चाहिए। दोनों पेपर में पहले इसको आपको क्लियर कर लेना, और ये स्ट्रैटेजी यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप पीटी जो है इजीली वे में क्वालिफाई कर जाएंगे। और जब तक पीटी नहीं क्वालिफाई करेंगे तब तक आपका जो ब्रह्मास्त्र है तर्कस में तुनीर में वो वैसे ही रखा रह जाएगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेपर 1 है, और दूसरा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेपर 2 है जो सीसैट 2 के नाम से जाना जाता है। तो पेपर 1 में आपको आपने यहाँ देखा है कि जनरल कैटेगरी का 98 नंबर था। मैं मान लेता हूँ कि किसी भी कीमत पर आप कोशिश करें कि 100 से लेके 105 के बीच आपका स्कोर हो। इतना यदि आपका स्कोर हो 100 से 105 के बीच, तो आपका किसी भी कीमत पर रिजल्ट आ जाएगा। यदि सीटों की संख्या कम भी होती है, यदि प्रश्न का स्टैंडर्ड बहुत भी रहता है तो बहुत कट ऑफ नीचे आ जाता है, थोड़ा सा लूज होगा कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। 105 के आसपास यदि रहेंगे तो सुरक्षित। और इसका बेनिफिट कहाँ मिलता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। और पेपर 2 जो होता है इसमें आपको क्या करना है कि ऑल ओवर आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए इसमें क्या है कि पेपर 2 में जो कुल प्रश्नों की संख्या होती है वो आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो कुल प्रश्नों की संख्या होती है पेपर 2 में वो आपको 80 प्रश्न है। और 80 प्रश्न यहाँ पर एक प्रश्न 2-2 मार्क का होता है। तो ये भी जो होगा ना, एक क्वेश्चन यहाँ पर 2.5-2.5 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर जो होता है ये भी 200 मार्क्स का पेपर होता है। ये ध्यान में रखना है, ये 200 मार्क्स का होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 80। और पेपर 2 जो आपका होगा ये भी 200 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो होती है एक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। तो कुल प्रश्नों की संख्या 80 है, और कुल प्रश्नों की संख्या जो 80 है तो इसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 30% तो आना ही चाहिए, और जो बाइफरकेट 30 से आप कोशिश करें कि 33% आपका रहे, तो किसी भी कीमत पर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना, और इतना के लिए यदि आप 80 में देखेंगे तो ऑल ओवर आपके पास कितना होना चाहिए, लगभग यदि आपका 66 नंबर है तो 66 नंबर यदि आपका सीसेट में, ये मैं नंबर, ये 80 प्रश्न है, यहाँ पर मैं 66 बोल रहा हूँ, यानी कि सीसेट पेपर में कुल मिलाकर यदि आपका 33 प्रश्न सही हो जाता है, 33 प्रश्न सही है, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 80 प्रश्न में 33 प्रश्न आपका सही है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और आपका पहला पेपर चेक होगा। उसमें यदि आपने उतना स्कोर कर लिया है जितना यूपीएससी का कट ऑफ है, कट ऑफ तो यूपीएससी नहीं, हम आप निर्धारित करते हैं जो स्टूडेंट, तो वो अब है कि इस 33 प्रश्न को सही करने के लिए आपको बनाना कितना चाहिए। तो आपको इस पेपर में 2 पेपर में नंबर ऑफ प्रश्न कितने मिल रहे हैं, 80।
तो 80 प्रश्न में आप कोशिश करें कितना बनाएँ कितना, हल कितना करें, तो आप कोशिश करें कि इसमें आप 60 क्वेश्चन तक बनाएँ, 60 प्रश्न तक बनाएँ। इससे आपको ज़्यादा नहीं बनाने की ज़रूरत है। यदि आप 60 प्रश्न बनाते हैं, एक उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, और मान लीजिए कि 60 प्रश्न में आपका गलत हो गया, कितना, एक उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपने 60 बनाया और इसमें आपका गलत हो गया 18 क्वेश्चन गलत हो गया, 15 से 18 आपका गलत हो गया। तो यदि 15 से 18 आपका गलत हो गया, तो सही आपका कितना बचा? तो 60 में से तो पहले आप 18 घटा दीजिए, तो 42 आपका सही बचा। और चूँकि आपने 18 गलत किए हैं, तो 6 को कम से कम और घटेगा। तो टोटल जो आपका रह जाएगा, इस 42 में से आपका -6 और प्रश्न की संख्या हो जाएगी। तो फिर आपका कितना हो जाएगा कि 12 में से 6 चला जाएगा, आपका 6 और 4 3 यानी 36। यदि एक आध और गलत हो जाएगा, तो भी आप यानी कि 20 तक आपका यदि गलत हो जाता है, तब भी आप पीटी क्वालीफाई करने की स्थिति में, लेकिन ऑल ओवर कोशिश करना है कि आपका 18। तो यदि आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे कि हमें हल कितना करना है सीसैट पेपर 2 में, उसमें तो हल कितना करना है, 80 में आपको 60 बनाना है। ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, 55-60 के बीच आप बनाइए। फिर गलत आपको कितने अधिकतम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 18 से 20 के बीच आप यदि 60 बनाते हैं, तो 18 से 20। यदि आप प्रश्नों की संख्या कम बनाते हैं, तो गलत करने वाले की संख्या भी कम होगी, ये ध्यान में रखेंगे। और ये यदि आपका 42, 40 सही है, मान लीजिए 40 भी सही है, फिर 6 घटेगा, तब भी आपका जो है सो 34 के आस-पास, यदि मान लीजिए 40 ही सही होता है, तो भी 6 घटेगा, तो आपका 34 के आस-पास सही होता है और 34 आपके लिए पर्याप्त है सीसैट पेपर क्वालीफाई करने के लिए। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो 60 प्रश्न है, इस 60 प्रश्न को बनाने के लिए कौन-कौन सा एरिया कवर किया जाए? तो इस 60 प्रश्न को बनाने के लिए कौन-कौन से एरिया कवर किया जाए? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जिसका गणित और रीज़निंग अच्छा नहीं है, तो वह कोशिश करे कि कॉम्प्रिहेंशन को बनाने का प्रयास करे, वो कॉम्प्रिहेंशन को बनाए। और लगभग कॉम्प्रिहेंशन यदि आप बनाएँगे, तो इसमें 60 प्रश्न करीब कॉम्प्रिहेंशन का रहता है, जिसको बनाकर आप क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए आपको रूम पर अपने आप को कॉम्प्रिहेंशन के रूप में ढालना होगा, क्योंकि वो लंबा-लंबा पैसेज, उसके शब्द थोड़े से टफ होते हैं, तो उसको प्रैक्टिस में रखना होगा, टाइम मैनेजमेंट। तो कॉम्प्रिहेंशन आप बना सकते हैं, जिसको रीज़निंग और मैथ कमज़ोर है वो, और कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल का जो प्रश्न होता है, डिसीजन मेकिंग का जो प्रश्न होता है, वो आराम से आप बना सकते हैं। और जिसका रीज़निंग और मैथ सही है, तो वो पहले कोशिश करे कि वो रीज़निंग बनाए, फिर वो मैथ बना ले, और रीज़निंग और मैथ बना लेने के बाद वो जाए कॉम्प्रिहेंशन वाले और अन्य सेक्शन में। तो यदि आप मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन का प्रश्न अच्छे से, जिनका रीज़निंग मैथ सही नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन का प्रश्न बना लेते हैं, इंटरपर्सनल स्किल का प्रश्न बना लेते हैं, डिसीजन मेकिंग का प्रश्न बना लेते हैं, कुछ रीज़निंग भी आप खींच कर बना सकते हैं, तो आप आराम से प्रश्नों की संख्या को ले जा सकते हैं 60 पर। और अब उसमें आपको करना क्या है कि 18 मैक्सिमम गलत हो, आपका 20 भी गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 40 सही है, 7 घटेगा, आपका 33 के आस-पास एक्यूरेट आके रह जाएगा, जहाँ से आपका रिज़ल्ट हो जाना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहचानिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आप मान लीजिए कि रीजनिंग मैथ अब इस उम्र में तो सीखा नहीं जा सकता है। रीजनिंग मैथ सीखने का उम्र 9th 10th होता है, 11th होता है, उसमें सीखते हैं। यहाँ पर आप मैथ सीख नहीं सकते, तो उस पर टाइम देने की बहुत ज़रूरत नहीं है। मैं जितना समझता हूँ, आपके लिए बेहतर होगा कि आप इंटरपर्सनल स्किल पर फोकस करें, डिसीजन मेकिंग पर फोकस करें, कॉम्प्रिहेंशन पर फोकस करें। और मैथ का प्रश्न भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है जिस पर आपको समय बिताने की ज़रूरत है। रीज़निंग यदि 10 आएगा, तो जो मैथ वाला स्टूडेंट होगा वो भी 5 बनाएगा, 10 बना लेगा, तो आप भी 5-6 जोड़-घटाव करके बना सकते हैं, इतना तो सभी के पास कैपेसिटी होती है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर का सेकंड पेपर का स्ट्रैटेजी रहना चाहिए कि कितना आपको हल करना है, कितना आपका गलत होना चाहिए, कितना सही। अब जब आप पहले पेपर में आते हैं, तो पहले पेपर में आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका स्कोर कम से कम 100 से 105 के बीच होना चाहिए। 105 मानिए, आप ऊपरी सीमा को लीजिए। तो अब 105 प्रश्न बनाने के लिए क्या है कि आपका सही कितना होना चाहिए कि कम से कम 53 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। 53 प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 53 दूने 106 हो जाएगा, इतना प्रश्न सही होना चाहिए। और कोशिश करें कि यदि इसको किसी भी ऑल ओवर, यदि आप मान लीजिए यहाँ पर 55 कर लेते हैं ऑल ओवर,
तो समझिए कि आपके लिए ये क्या कहाँ पर लाभदायक होगा, ये आप समझ। हम 55 इसलिए ले जा रहे हैं कि एनी हाउ किसी भी कीमत पर आपका रिजल्ट ना लुके, यानी कि आपको पहले पेपर में 55 प्रश्न सही करने हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब 55 प्रश्न आपको सही करने हैं, तो आप हल कितना करेंगे ये ध्यान में रखना। हल कितना करना है, तो हल कितना करना है, 100 का 100 प्रश्न बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस मार्किंग का पेपर है और यदि आप टोटल प्रश्न बना देंगे तो फिर नेगेटिव मार्किंग में आपको देने पड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पर कोशिश करें कि आप 75 से 80 के बीच आप प्रश्न को बनाने का प्रयास करिए, इससे ज़्यादा यहाँ भी नहीं। यदि आप जानते हैं तब तो जाइए, और नहीं जानते हैं तो 75 से 80 के बीच आप रहिए। 75, 80 मैक्सिमम, 75 मिनिमम, इसके बीच आपको रहना है। और जब आपने हल किया है 75 से 80, तो दूसरा सेक्शन होता है कि कितना आप गलत कर सकते हैं, कितना गलत करने के आपके पास स्कोप है। तो यदि आपने 75 बनाया है तब तो आपके पास 15 गलत करने का स्कोप है, उससे ज़्यादा नहीं। और यदि आपने 80 बनाया है तो आप 18 तक गलत कर सकते हैं। 75 की स्थिति में 15 और 80 की स्थिति में आप 18 तक गलत कर सकते हैं। और जाहिर-सी बात है कि चूँकि दोनों ही कंडीशन में आपने गलत किए हैं प्रश्न, चूँकि होगा ही, ह्यूमन एरर है, कुछ प्रश्न का नेचर होता है जिसके कारण आपका गलत होगा। तो यहाँ पर सही कितना रहेगा आपका, सही कितना होगा? तो यदि आपने मान लीजिए कि 75 में 15 गलत बनाए हैं, तो टोटल आपका सही कितना रहा? यानी कि 60 रहा। इस स्थिति में सही आपका 60 हुआ, और इस स्थिति में आपका कितना सही हो जाएगा? चूँकि 18 गलत कर दिया है, तो इस स्थिति में आपका 62 सही होगा। और चूँकि यहाँ पर 5 आपने गलत कर दिया है, तो 15 गलत किया है, तो 5 क्वेश्चन और यहाँ पर डिक्रीज़ होगा, और यहाँ पर आपने 18 गलत किया है, तो यहाँ पर आपका 6 क्वेश्चन डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यदि 65 में से 5 चला गया, 60 में से 5, तो आपका 55 सही हुआ, और 62 में से यदि 6 चला गया, तो फिर आपके पास कितने सही हो गए? 56 प्रश्न आपके सही हुए, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आप 75 यदि बनाते हैं तो इस फॉर्मेट पर आपको ध्यान में रखना है, और यदि आप 80 बनाते हैं तो इस फॉर्मेट में। यदि आप 55 के पास हैं टोटल सही, तब भी आपका रिजल्ट है, और यदि 56 के पास है तो भी आपका रिजल्ट है। किसी भी कीमत पर आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, यदि आप बाउंड्री से ऊपर स्कोर कर लेते हैं ना, तो इसका लाभ कहाँ मिलता है? इसका लाभ मिलता है कि जब आप पीटी दे देते हैं, तो पीटी से लेके जो रिजल्ट आने तक का समय है, ये स्टूडेंट के मन में जो लगभग 30 दिनों का, ये 35 दिनों का समय होता है, बड़ा ही पेंडुलम की स्थिति होती है कि पीटी पास करूँगा या नहीं करूँगा, बॉर्डर पर स्कोर है, होगा या नहीं होगा। इस दुविधा की स्थिति में क्या होती है कि आप पढ़ाई पर पूरी तरीके से फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, और पढ़ाई पर जब आप इस दुविधा की स्थिति में फ़ोकस नहीं कर पाएँगे इस 30 दिन, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि आपके पास कितना समय निकल गया है। अब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में यदि अचानक आपका रिजल्ट हो गया, तो यदि मान लीजिए आपका रिजल्ट हो गया, तो फिर क्या होगा कि बचे हुए 1.5 महीने में आप मेंस का प्रिपरेशन कर नहीं सकते। फिर वही होगी कि मेंस आप लिखने के लिए जाएँगे, उम्मीदें बंधी रहेगी, फाइनल होना है नहीं। लेकिन यदि आप 55 के आस-पास हैं, 54 के आस-पास आपका स्कोर है, तो आप बिल्कुल बॉर्डर के पार हैं, किसी भी कीमत पर आपका रिजल्ट आएगा, आपके मन में कोई पेंडुलम की स्थिति नहीं रहेगी। तो ये जो 30-35 दिन का समय है, आप इसका सही तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं। और इस 30-35 दिन में आपको मेंस के लिए क्या पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आपका स्ट्रैटेजी बना दिया था कि आपको इस 30-35 दिन में, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, आपको क्या-क्या कवर कर लेना चाहिए, ये ध्यान। ये इसका बेनिफिट है सुरक्षित स्कोर का, ये ध्यान में रखना है। अब ये है कि सबसे पहले जो आपको 75 या 80 हल करना है, इतने प्रश्न पर जाना है, तो इतने प्रश्न को हल करने के लिए किस-किस एरिया को फ़ोकस किया जाए, वो आपको ध्यान में रखना होगा। कि जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि आपको जो जिनका रीज़निंग और मैथ कमज़ोर है, वो किस एरिया को फ़ोकस करें सीसैट वाले पेपर में, और जिनका रीज़निंग मैथ मज़बूत है, वो कहाँ पर फ़ोकस करें, वो मैंने बता दिया। अब जीएस में इतने आपको 75-80 प्रश्न तक जाने हैं, तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए, यानी 75 स्कोर तक जाने के लिए किस एरिया को फोकस करना है, किसको हाईलाइट करना है, इसको जानना है। और जाहिर सी बात है कि इस एरिया को जानने के लिए अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सिलेबस, और यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन बैंक जब आप देखते हैं ना, तो क्वेश्चन बैंक से क्या होता है, क्या क्या चीजें आपको जानकारी मिलती है वो आप देखिए, फिर हम आपको सिलेबस पर ले चलेंगे। तो अब फोकस एरिया करने के लिए कि आपके पीटी के लिए फोकस एरिया कौन सा हो, किस पर आप फोकस करें कि आप पीटी क्वालिफाई कर जाएं, तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, पहला चीज कि आपके पास प्रश्न पत्र होना चाहिए, प्रीवियस वर्षों का प्रश्न पत्र। और ये प्रश्न पत्र कब से कब तक हो, तो 2013 से लेके 2020 तक का प्रश्न पत्र आपके पास होना चाहिए। और जब आप इस प्रश्न पत्र को देखेंगे तो इससे सबसे पहले आपको क्या पता चलेगा कि प्रश्न का स्टैंडर्ड आप पता कर पाएंगे, प्रश्न का स्तर आप पता कर पाएंगे कि किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दूसरा, आप यह भी जज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी राइट वे में जा रही है या नहीं, आपकी तैयारी राइट वे में है या नहीं, आपकी तैयारी सही दिशा में है या नहीं, सही दिशा में है या नहीं, आप यह भी तय कर पाएंगे। क्योंकि यदि प्रश्न पत्र आपने देखा प्रीवियस वर्षों का और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके स्तर पर यदि आप प्रश्न बना पा रहे हैं प्रीवियस वर्षों का, इट मीन्स आप राइट वे पर जा रहे हैं। और यदि प्रश्न नहीं बन रहा है तो फिर इसका अर्थ है कि सही दिशा नहीं है। फिर प्रश्न पत्र देख के आप यह पता कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जब प्रश्न पत्र देखेंगे तो आपको क्या पढ़ना चाहिए ये आपको पता चलेगा, क्योंकि प्रश्न नहीं बनेगा, प्रश्न आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, ये आपको ध्यान में ये आ जाएगा प्रश्न पत्र से। और फिर इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि किस फर्स्ट पेपर में किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ये भी आप इसको जान पाएंगे, कितना भारांश है ये आप इसको जान पाएंगे। तो कितना भारांश है ये जानने से आप सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पर हमें फोकस करना है। यानी कि इसी को देखकर आप समझ पाएंगे, क्योंकि यदि आप मान लीजिए 2013 से लेके 2020 तक के इस साल का एनालिसिस कर लेंगे कि हिस्ट्री में कब कितने प्रश्न आए, ज्योग्राफी में कितने आए, तो एक आप क्या है कि इसके आधार पर कॉमन दिशा निर्देश निकाल लेंगे कि इस सब्जेक्ट का इतना भारांश है और इस सब्जेक्ट का इतना भारांश है, हमें यहाँ पर फोकस करने की जरूरत। तो ये 4 पॉइंट जब आपको मिल जाएगा तो यहाँ से आपको क्या क्लू मिल जाएगा कि फोकस कहाँ करना है, फोकस कहाँ करना है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। फोकस कहाँ करना है ये आपको जानकारी मिल जाएगी, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पत्र के देखने से आपको ये फायदा मिलता है। और कई बार तो ये होता है कि जब आप प्रश्न पत्र बनाएंगे तो पांचवा बेनिफिट ये भी आपको मिल जाएगा कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं कभी कभी यूपीएससी के द्वारा। और आयोग जो लोक सेवा आयोग है, राज्य लोक सेवा आयोग, तो वो तो यूपीएससी के प्रश्नों को कई बार रिपीट कर लेते हैं। तो जब आप यूपीएससी के प्रश्न पत्र को बनाए रहेंगे तो यूपीएससी का भी 2-4 प्रश्न रिपीट होता है, वो आप कवर कर लेंगे इजिली वे में। और स्टेट पीसीएस देने के लिए जाएंगे तो वहां ज्यादा वो लोग रिपीट करते हैं, तो वहां का प्रश्न आप इजिली वे में बना लेंगे यदि यूपीएससी का बनाए हुए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि क्वेश्चन बैंक आपने अच्छे से स्मरण किया, अच्छे से देखा है, तो इसका अर्थ है कि आपने यूपीएससी पीटी पास होने के डोर को ओपन करना सीख लिया, डोर को आपने ओपन करना सीख लिया है कि किस तरीके से दरवाजा खुलेगा। तो ये आपके पास होना चाहिए। और अब फोकस एरिया करने से पहले कि कौन कौन सा फोकस एरिया होगा तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अब आप चलिए कि आपको सिलेबस ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पेपर में क्या सिलेबस है, सेकंड पेपर में क्या सिलेबस है, और तब जो है सो आपको उस पर काम करना होगा। तो देखिए, ऑल ओवर सिलेबस तो मैं जानता हूं कि पीटी का सभी के पास होगा और मेंस का भी। फर्स्ट पेपर जो सीसैट पेपर 1 है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो करंट इवेंट पढ़ना है। और इस बार आपने देखा था कि जो 2020 का पीटी हुआ है इसमें मेजर सेक्शन था ये करंट इवेंट का। कई बार ऐसे भी हुए हैं जब करंट का क्वेश्चन रहा ही नहीं है, 2-4 प्रश्न रहे, लेकिन कई बार 2 वर्षों से फिर से यूपीएससी ने करंट पर फोकस करना कर दिया है। तो करंट का एरिया है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, यानी कि इसमें आपको एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न सभी पढ़ने हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस है, इकोनॉमिक एंड साइंस सोशियल डेवलपमेंट है, जनरल इशू ऑफ एनवायरमेंट है, फिर जनरल साइंस है,
लिस्ट ऑफ इंडियन ईयर बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और जीएस पेपर 1 का ये सिलेबस है जो आपको मैंने बताया। तो ये सिलेबस तो आपका यहाँ तक है जो ऑल ओवर मैंने बताया कि मोटा-मोटी सिलेबस ये हो जाएगा। और फिर जो सेकंड पेपर में आपका है जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल है, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी है, फिर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। ये आपके लिए अब जरूरी है नहीं क्योंकि 20 प्रश्न जो ये होता है ये आपको बनाना नहीं है। फिर ये आप प्रीवियस वर्षों का क्वेश्चन पेपर देखना और सिलेबस जो है ये है। तो ये मोटा-मोटी सिलेबस है। अब इसके आधार पर जब आप भारांश को देख लेंगे तो भारांश के आधार पर आप ये तय कर सकते हैं कि आपको किस एरिया को फोकस करना है और कहाँ पर कितना प्रश्न बनाना है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपको किस एरिया पर फोकस करना है पीटी पास करने के लिए और कितना प्रश्न बनाना है ये आपको ध्यान में रखना है। बनाना कितना ये तो आपको मैंने बता दिया है। अब अब इसमें आपको ये समझना है इसमें कहाँ फोकस करना है और कितना कहाँ से प्रश्न बनाना है, कहाँ फोकस करना है और कहाँ कितना प्रश्न बनाना है ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पेपर जो है उसके लिए मूल रूप से सेकंड पेपर तो मैंने आपको बता दिया उस पर थोड़ा चलेंगे भी कि कहाँ पर क्या करना है। लेकिन पहले पेपर में आप देखेंगे कि सबसे पहला जो सेक्शन है जैसे कि इतिहास और इसी के साथ यदि मैं कला और संस्कृति को शामिल कर लूँ, इतिहास एवं कला संस्कृति। तो इतिहास और कला संस्कृति को यदि आप शामिल कर लेंगे, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या ऑल ओवर 18 से लेकर 30 के बीच रही है। प्रश्न की जो संख्या है ये लगभग कभी 1-2 प्रश्न कम भी रहे हैं, कभी 1-2 ज़्यादा भी यहाँ पर। आप यहाँ पर कितना बनाना चाहिए आपको, कितना स्कोर करना है ये ध्यान में रखना है। देखिए इतिहास सभी को अच्छा लगता है, ये एक तरीके से स्टैटिक एरिया होता है, यहाँ पर चेंजेबल नहीं होता है। जो प्राचीन काल का इतिहास घटित हो चुका है वो बदलने वाला नहीं है। जो मध्य काल का इतिहास घटित हो चुका है वो बदलने वाला नहीं है। जो मॉडर्न इंडिया घटित हो चुका है वो बदलने वाला नहीं है। तो इस पर यदि आप 2-3 बार अच्छे मेहनत कर लेंगे तो आप इतिहास के प्रश्नों को और आर्ट एंड कल्चर के प्रश्नों को बना सकते हैं। यदि 18 आता है तो आपको कितना बनाना है और यदि 20 आता है तो यदि 18 आता है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पर 14 प्रश्न आपका सही होना चाहिए और यदि 20 आता है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर 15-16 प्रश्न आपका सही हो। 15-16 प्रश्न सही करना कोई कठिन काम नहीं है इतिहास में, इतना किया जा सकता है और पीटी पास करने के लिए आपको इतना बनाना होगा। तो आप फिर 75-80 के बीच पहुंच जाएंगे। तो पहला में ये ध्यान, यानी 18 तो 14, 20 तो 16 बनाना है आपको। 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप लगेगा कि पहली बार साक्षात्कार हो रहा है, इन प्रश्नों के पीछे आपको जाना भी नहीं है। जो नॉर्मल प्रश्न है उतना आप बना लेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ केवल पीटी पास करना है। जो आपके पास कलाबाजी है, जो आपके पास तुनीर में ब्रह्मास्त्र हैं, दिव्यास्त्र हैं, पाशुपास्त्र हैं, ये सब तो आपको मेंस में प्रदर्शित करने हैं। दूसरा जो सेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भूगोल प्लस पर्यावरण का। तो भूगोल और प्लस पर्यावरण इसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और पर्यावरण का। तो ये सेक्शन आप देखेंगे कि लगभग ऑल ओवर 28 से लेके 32 तक ये वैरी करते रहता है। अभी भी इस बार भी लगभग 31-32 प्रश्न था। तो इतना प्रश्न यानी कि सर्वाधिक वेटेज जो है ये भूगोल को दिया गया और पर्यावरण को मिलाकर सर्वाधिक भारांश है। 30% भारांश जो है भूगोल का ऑल ओवर आप देखेंगे इस तरीके से। तो यदि 28 प्रश्न पूछता है यहाँ पे, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पर आप 22 प्रश्न तक बनाएं। 2-4 प्रश्न आप छोड़ दीजिए, यदि आपकी अच्छी तैयारी रहेगी तो आप 22 प्रश्न बना सकते हैं। 2-4 प्रश्न यहाँ पर भी ऐसा मिलेगा जो रिसर्च स्तर का रहेगा, पहली बार आपको देखने को मिलेगा। और यदि 32 प्रश्न है तो फिर यहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए कि 25-26 प्रश्न आप यहाँ पर बनाएं। 25-26 प्रश्न आपको बनाने चाहिए। फिर तीसरा जो सेक्शन बनता है यहाँ पर जहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं, तो तीसरा प्रश्न जो एरिया बनता है वो है कि संविधान और राज्य व्यवस्था का। तो संविधान और राज्य व्यवस्था का जो सेक्शन है यहाँ पर भी आप स्कोर कर सकते हैं और संविधान और राज्य व्यवस्था में भी ऑल ओवर आप देखेंगे तो लगभग 16 से लेके 18-20 तक के प्रश्न यहाँ पर भी रहे हैं। कभी पर ज्यादा भी गया, जैसे इस बार 20 से भी ज्यादा संख्या थी, तो ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर यदि 16 प्रश्न है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 13 प्रश्न बनाएं और यदि 18 है तो आपको 15 बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर करंट का भी रहता है,
कुछ ट्रेडिशनल एरिया, और क्योंकि ये 3 ऐसा पार्ट है, यदि आप इस 3 पार्ट को खूब अच्छे से फोकस करके चले जाएंगे, इतिहास को, पॉलिटी और राज्य व्यवस्था को, भूगोल और पर्यावरण को, तो फिर आपको पीटी क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा दूंगा। फिर चौथा जो सेक्शन आपका बनता है, वो चौथा सेक्शन बनता है आपका जो अर्थव्यवस्था का सेक्शन है, वो आपका बनता है। तो अर्थव्यवस्था में जो मेनली करंट इंक्लूड होता है, यहाँ पर बहुत सारा इसका करंट आधारित प्रश्न होता है। तो अर्थव्यवस्था का प्रश्न भी 18 से लेकर 20-21 तक होता है, 22 तक होता है। तो यदि 18 है तो आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स हर एक के लिए अच्छा नहीं होता है डाइजेस्ट, तो जिनका मजबूत पक्ष है वो तो अच्छे बना सकते हैं, लेकिन फिर भी 18 में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 12 प्रश्न यहाँ पर बनाएं। 18 में आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप यहाँ पर 12 प्रश्न बनाएं, और फिर यदि 21 प्रश्न पूछा गया है तो भी आपकी कोशिश होनी चाहिए 18 में 21 में कि कम से कम आप यहाँ पर 15 प्रश्न बनाने का प्रयास करें, 15 प्रश्न आप यहाँ पर बनाएं। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ पर आप यहाँ पर 15 प्रश्न बनाएं। और फिर जो पांचवा सेक्शन हो जाएगा, तो पांचवा सेक्शन क्या हो जाएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। तो विज्ञान और प्लस प्रौद्योगिकी मिला के भी आप देखेंगे तो बेसिकली क्या रहता है कि लगभग यहाँ पर भी 17 से लेके 20 के बीच क्वेश्चन है। तो यदि 17 क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप 13 क्वेश्चन बनाए। यदि 20 पूछा है तो यहाँ पर आप 14 के आसपास बनाइए। और जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर करंट का सेक्शन, चूंकि इसी को आप जोड़ेंगे तो लगभग 100 हो जाएगा। तो चूंकि पर्यावरण में यहाँ पर क्या होता है ना, करंट इंक्लूड होता है, राज्य व्यवस्था में यहाँ पर इसका करंट इंक्लूड होता है, अर्थव्यवस्था में यहाँ पर करंट इंक्लूड होता है, प्रौद्योगिकी में यहाँ पर करंट इंक्लूड, तो इसी में से सबका करंट हो जाएगा। तो छठा सेक्शन में अलग से समसामयिकी तो जरूर लिखूंगा चूंकि आप पढ़ेंगे, लेकिन ये जो समसामयिकी है, जो इसका सेक्शन है, इसी के साथ ये इंक्लूड हो चुका है। कुछ समसामयिकी अलग से हो सकता है, जो इंटरनेशनल आधारित हो सकता है वो। अब इतने प्रश्न में यदि आप बनाएंगे तो आप कहाँ पहुंचते हैं, आप ध्यान से देखिए। 4 2 6 3 9 2 11 और 3 14 प्रश्न हुआ, 4 और 1 3 4 5 6 7, देखिए 74 हो गया। इस विंग से मैंने कहा था कि 75 से 70, 75 से 80 जाना है। और इस विंग में जाएंगे तो 6 5 11 5 16 5 21 4 25 का 5 हो गया, और 1 3 4 5 6 2 8, देखिए 85 हो गया। यानी कि इस तरीके से यदि आप कैलकुलेटिव अप्रोच रखेंगे तो फिर आप 75 और 80 तक पहुंच सकते हैं यहाँ पर। और देखिए किसी को फोकस कहाँ पर करना है, तो जिसका इकोनॉमिक्स सही है तो वो इकोनॉमिक्स को कवर कर सकता है, संविधान को कवर कर सकता है, इतिहास को कवर कर सकता है, क्योंकि इतिहास और पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा एरिया है जो सभी को पसंद होता है, सभी को अच्छा लगता है। और जिसका भूगोल अच्छा है तो वो यदि यहाँ पर, जिसका भूगोल अच्छा है तो वो यदि यहाँ पर इतिहास को फोकस करे, भूगोल और पर्यावरण को फोकस करे, संविधान और राज्य व्यवस्था को फोकस करे, तो वो पीटी इजली वे में क्वालिफाई कर जाना है। ये एक कैलकुलेटिव मेथड है। इस कैलकुलेटिव मेथड को आप याद रखेंगे तो बाकी बचे हुए जो 6 महीने के समय हैं उसमें आप पीटी को क्वालिफाई कर जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब बात होती है कि आपको इनके लिए पढ़ना क्या है और किन किन चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहले जो आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूपीएससी एग्जाम स्ट्रक्चर को आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा। तो सबसे पहले क्या है कि न्यूज़पेपर डेली रीडिंग में आपको रूटीन में रखना होगा। और न्यूज़पेपर यानी करंट अफेयर्स के लिए आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। किन किन चीज़ों को फोकस करना है, तो यदि आप हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं, करते हैं तैयारी, तो दैनिक जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण है आप उस पर फोकस करें। ये हिंदी माध्यम का द हिंदू है। और यदि आपका इंग्लिश मीडियम है तो फिर तो द हिंदू जो है सबसे बेस्ट है, इसका तो कोई विकल्प नहीं है। तो एक ये होना चाहिए।
दूसरा आपको इसमें क्या करना है, तो आपको योजना को शामिल करना है। योजना हर एक अंक ज़रूरी नहीं है, आप योजना आता है देखेंगे, आपके एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि वो उपयोगी है तो लेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर कुरुक्षेत्र आपको हर एक अंक पढ़ना है भारत सरकार की तरफ से, तो कुरुक्षेत्र आपको देखना है और कोई एक मैगज़ीन आपको पढ़ना है, कोई एक मैगज़ीन आपको पढ़ना है। ये 4 चीज़ें आपके करंट अफ़ेयर्स में होनी चाहिए और करंट अफ़ेयर्स जो है जैसे कि मान लीजिए जून 2021 में आप पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कम से कम आप मान के चलें 1 साल का करंट आपको पढ़ना है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको जुलाई 2020 से लेके जून यानी कि जून ना कह के मई 2021 तक का करंट आपको पढ़ना है। 1 साल का करंट आपको पढ़ना है और इस करंट को आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए मेंस में भी फ़ायदा होगा, ये ध्यान में रखेंगे। देखिए करंट पढ़ने में एक चीज़ इतना स्रोत तो मैंने बता दिया, इसमें मेन बातें होती है कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। देखिए करंट का आप जब भी नोट्स बनाएँ तो नोट्स ऐसा बनाएँ जिसमें आपका प्री भी कवर हो और आपका उसमें मेंस भी कवर हो, इस तरीके का नोट्स बनाएँ। ऐसा नहीं कि प्री के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। तो नोट्स ऐसा हो कि प्री और मेंस ऐसे पॉइंट फॉर्मेट में बनाएँ, यदि कोई चीज़ मटेरियल आप 4 पेज में पढ़े हैं, तो 4 पेज में पढ़ने के बाद जो है सो आप उसको 1 पेज में संकलित करने का प्रयास कीजिए, पॉइंट फॉर्म में लिखिए। यदि वो पीटी में स्टेटमेंट करके पूछता है कि इसके बारे में क्या सही है, तो वहाँ से आप पढ़े रहेंगे, आप निकाल लेंगे। वही यदि आपके मेंस में आ गया, जिस वे में है, आप उसको आप बना के लिख सकते हैं। तो नोट्स तो आपको प्रिपेयर करना होगा, अनअकैडमी के भी टीचर का जो क्लास होता है करंट का, उसको देखकर और अपने से भी आप करना होगा। अपना नोट्स रहेगा, तो आप एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट उठाएँगे, क्योंकि एग्ज़ाम के समय जब जून का महीना आ जाएगा, तो आपको रिवीज़न 1 दिन में कितना अधिक से अधिक कर पाएँगे, ये आपको रिज़ल्ट दिलाएगा। तो और उस समय रिवीजन करने के लिए आप बुक का सहारा नहीं लग सकते, जो योजना कुरुक्षेत्र है उसको उठा के पलट नहीं सकते, बल्कि आप जो सिनॉप्सिस बनाया हुआ है, जो नोट्स बनाया हुआ है, वही आपका काम देगा, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो कई स्टूडेंट का फ़ोन हम लोगों के पास आने लगता है कि सर नोट्स बनाया नहीं है, अब दिक्कत हो रही है, कैसे करंट को कवर करें? तो ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं कि प्री और मेंस का कवर हो जाए। और देखिए यहाँ आप जून में पीटी देंगे और जून में जब पीटी देंगे तो फिर सितंबर अक्टूबर में आपको मेंस लिखना होगा 2021 में। तो यहाँ तक यदि आपने मई का करंट कवर कर लिया है तो मेंस के लिए आपको कितने दिन का पढ़ना होगा और 4 महीने का। मई में पढ़ लिया है, फिर जून का पढ़ना है आपको, फिर जुलाई का पढ़ना है आपको, फिर आपको अगस्त का पढ़ना है और फिर आपको सितंबर का पढ़ना है। ये 4 महीने का पढ़ लेंगे, चूँकि आप मई तक तो तैयार किए हुए हैं 2021 का पीटी के समय, और इसीलिए मैं बताया कि पीटी और मेंस का बना लीजिए। तो इसमें 4 महीने और ऐड कर देंगे अगस्त तक, तो आपका मेंस का 1 साल का नोट्स प्रिपेयर हो गया। और देखिए यहाँ पर आप सितंबर तक बनाए हुए हैं यदि, फिर यदि अगले बार आपको पीटी देना होगा तो आपका सितंबर तक तो नोट्स बना ही हुआ है, फिर आप बनाते जाइए। तो एक तरीके से आप इसके चक्र में जब आ जाएँगे, एक साइक्लिक वे इसके साइकिल को समझ जाएँगे, तो फिर आपको करंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और करंट तो अभी जो 2 बार से पीटी का प्रश्न आ रहा है, उसमें करंट तो बड़ा ही की रोल प्ले कर रहा है, इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते, ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो जब भी पेपर पढ़ें, आप पेपर पढ़ें, उसमें डेली पेपर पढ़ते हैं, पढ़िए और जो भी आपको लगता है कि आपके पीटी और मेंस के लिए आप उसी समय उसको नोट डाउन करके अपने कॉपी में लिख लीजिए। योजना मैगज़ीन आती है, 1-2 दिन उस पर पूरा समय दे दीजिए, उसको पढ़ के अंडरलाइन करके उसका नोट्स बना लीजिए। कुरुक्षेत्र आता है, 1-2 दिन उस पर समय दे दीजिए, उसको पढ़ के उसका नोट्स बना लीजिए। मैगज़ीन उसको भी पढ़ के आप सिनॉप्सिस कर लीजिए, यदि संभव है तो 1 महीने का, हर 1 महीने का 1 महीने का ये हो जाएगा, फिर अगला महीना आएगा, इसी तरीके से तो आप करते जाएँगे। और अभी से यदि आप इस करंट को छोड़ते जाएँगे कि यदि हम पीटी के समय करेंगे, तो पीटी के समय करंट आपके लिए बर्डन हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास समय है कि आप बिल्कुल जब 2021 में पीटी देने जा रहे हैं, तो कम से कम जो इस बार पीटी काफ़ी लेट से हुआ है, तो कम से कम आपको दिसंबर से शुरू कर देना चाहिए और अब हर एक महीने का जो मैंने स्रोत बताया है, उसका आपको काम करते जाना है। इसमें हम लोगों से जो सहयोग होगा, अनअकैडमी के बहुत सारे एजुकेटर करंट अफ़ेयर्स का क्लास लेते हैं, आप उनको देखकर अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं भी करंट अफ़ेयर्स जो 1 मंथ का जो पर्यावरण होता है, पूरी तरीके से मैं 1 साल पढ़ा देता हूँ। जैसे अब दिसंबर बीता है,
तो जनवरी के फर्स्ट वीक में पूरे एक मंथ के दिसंबर का एक मैराथन सेशन लेता है, उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी आपका कवर करा देते हैं। तो वो हम भी करते हैं और कई सारे एडुकेटर करते हैं, आप उनसे बेनिफिट ले सकते हैं। फिर जो एनसीईआरटी जो है ये आपके सक्सेस का गाइड होगा। तो एनसीईआरटी क्या है कि सभी सब्जेक्ट का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है पहले, सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी। सभी सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिख दिया कि यहाँ पर जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी है वो भी आपको पढ़ना है, जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है तो हिस्ट्री का एनसीईआरटी बहुत नीचे नहीं तो कम से कम 11 से लेके 12 तक का एनसीईआरटी जो 3 एनसीईआरटी है, प्राचीन भारत का रामशरण शर्मा का, मध्यकालीन भारत का जो है सतीश चंद्रा का और मॉडर्न इंडिया जो है बिपिन चंद्रा का, ये आप कर सकते हैं। और इसमें मैंने प्राचीन भारत कवर कराया यूट्यूब पर, आपने इसको देखकर यदि अपना नोट्स बना लिया होगा तो वो रामबाण हो जाएगा। मेडिवल इंडिया आपका अभी चल रहा है यूट्यूब पर, इसको भी देखकर यदि आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत कहीं नहीं होगी। मेडिवल इंडिया समाप्त होगा, मैं मॉडर्न इंडिया के एनसीईआरटी में प्रवेश करूंगा, आप उसी तरह उसको भी देख के नोट्स बना लेंगे। ज्योग्राफी का पूरा एनसीईआरटी मैंने यूट्यूब सेशन पर कवर करा दिया है, फिजिकल भूगोल मेरा यूट्यूब सेशन पर कवर कराया हुआ है, तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। और बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया वो अल्टीमेट है, आप चाहिए उसे वीडियो के एक बार देखिए आप लोग सभी लोग। तो सबसे पहले आपको सभी सब्जेक्ट का जो है सो एनसीईआरटी कवर करना, अच्छे से एनसीईआरटी कवर कर लेंगे तो 40% आपके पीटी के लिए मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा और 50% तो आप मेंस की भी तैयारी कर लेंगे। तो एनसीईआरटी करना होगा। फिर क्या है कि अब चूंकि अभी जो आपके पास समय है, जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि फिनिश योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, अभी कम से कम 2 महीना आपको क्या करना चाहिए कि इस 2 महीना अर्थात जो आपके पास जैन 2011 है और 21 है और जो 2 फरवरी 2021 है, आपका ऑप्शनल पेपर इस बीच में एक बार कवर हो जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप अभी ऑप्शनल पेपर कवर करके नहीं रखेंगे तो फिर तो पीटी के बाद आपको बहुत समय मिलेगा नहीं और उसके बाद आप ऑप्शनल पेपर तैयार नहीं कर सकते हैं। एक बार यहाँ इसलिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जनवरी और फरवरी में जो आपके पीटी के और मेंस के लिए समय होगा, तो आप 60% अभी मेंस पर समय दीजिए, जो भी आपके ड्यूरेशन है पढ़ाई करने के, और 40% जो है आप पीटी पर दीजिए। और जब फैब बीत जाएगा तो जब मार्च स्टार्ट हो जाएगा तो मार्च से जो है तो आप बिल्कुल क्या करें कि पूरी तरीके से पीटी पर आ जाए। यानी कि मार्च है, ये 4 महीना तो आपका पीटी होना चाहिए, अप्रैल है, फिर मई है और फिर जून है, ये पूरी तरीके से 100% आपका पीटी फोकस होना चाहिए। तो एक बार आप जरूर इस बीच में ऑप्शनल पेपर को देख लीजिए कि यदि आपका पीटी अच्छा जाएगा, प्रिपरेशन करेंगे तो अच्छा जाएगा ही, तो फिर क्या होगा कि आपके लिए कोई खास परेशानी नहीं रहेगा। टेस्ट योर सेल्फ, यानी कि हम लोग जो एमसीक्यू सेशन लेते हैं उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करें और जो टेस्ट होता है रेगुलर बेस पर उसको दिया करें, तो इससे आपको पता चल जाएगा। और रेगुलर स्टडी शेड्यूल, यानी कि एक आप अपना टाइम टेबल बना लें और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का प्रयास करें। तो यदि ये आप कर लेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात पीटी क्वालिफाई करने में नहीं होगी। अब सबसे बड़ी बात होती है कि हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको कहाँ पर क्या पढ़ना है और किस एरिया पर फोकस करना है, वो आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला जैसे हो गया कि एक आप ले लीजिए इतिहास है, तो इतिहास में कहाँ पर क्या फोकस करना है और नहीं करना है वो आप ध्यान से देखिए। जैसे इतिहास में एक सेक्शन है प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत में बेसिकली आपको कहाँ पर फोकस करना है, तो आप फोकस करें प्राचीन भारत में एक टॉपिक सिंधु पर फोकस करें, प्राचीन भारत में आप एक टॉपिक वैदिक पर फोकस करें, वैदिक सभ्यता पर। फिर जो बौद्ध धर्म दर्शन का क्षेत्र है वो सबसे की एरिया बनता है, यहाँ पर फोकस करें। मौर्य पर फोकस करें और गुप्ता पर। दक्षिण भारत पर उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। दक्षिण भारत में जब भी, और कुल मिला के आपको प्राचीन भारत में यही याद रखना है कि प्राचीन भारत में आपको आर्ट एंड कल्चर पर ही फोकस करना है, ये ध्यान में रखना है। ये टॉपिक जो हो जाएगा प्राचीन भारत का। इसी तरीके से आप मध्यकालीन भारत में जाएंगे तो मध्यकालीन भारत में राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ना है, बल्कि मध्यकालीन भारत में भी आप एक भक्ति और सूफी को खूब अच्छे से पढ़ेंगे। पीटी के लिए भक्ति और सूफी को अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से हमेशा प्रश्न पिछली बार भी था। और फिर जो सल्तनत काल का आर्ट एंड कल्चर है, सल्तनत काल का और जो मुगल काल का आर्ट एंड कल्चर है, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से प्रश्न हमेशा।
तो यहाँ का आर्ट एंड कल्चर। और दक्षिण भारत में एक जो विजयनगर साम्राज्य है, तो विजयनगर साम्राज्य का जो आर्ट एंड कल्चर है ये खूब अच्छे से रखेंगे, तो आपका मध्यकालीन भारत का जो भी प्रश्न होगा ये कवर हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और जो आधुनिक भारत है, तो आधुनिक भारत में आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि आपका ये मेंस है। यहाँ पर जो है ना सो फ्रीडम स्ट्रगल वाला एरिया पर तो अधिक फोकस करना है, लेकिन जैसे ब्रिटिश आर्थिक इतिहास है, इकोनॉमिक वाले सेक्शन से यहाँ पर पूछता है, जैसे जो बंदोबस्त सब अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जो कृषि का वाणिज्यिकीकरण है, इस सब पर प्रश्न पूछा है। तो आधुनिक भारत को पूरा फोकस करना है। प्राचीन भारत के लिए आपको पढ़ना क्या-क्या है, तो यहाँ पर यदि आपने मेरा यूट्यूब वीडियो देखा होगा जो पूरा एनसीईआरटी रामशरण शर्मा का कवर कराया है, तो मेरा सेशन देख के आप इस पर नोट्स बना लें तो आपके लिए सफिशिएंट है। फिर भी आप रामशरण शर्मा को ज़रूर पढ़ें, रामशरण शर्मा को। और रामशरण शर्मा को कवर करने के बाद जो है एनसीईआरटी है ये, आप आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक को देख सकते हैं, नितिन सिंघानिया की बुक को देख सकते हैं। और नितिन सिंघानिया के बाद यदि और आपका मन है तो आप स्पेक्ट्रम को भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्पेक्ट्रम आर्ट एंड कल्चर की आती है वो, लेकिन ज्यादा स्रोत नहीं बनाना है। इतना ही स्रोत रहे, जितना स्रोत कम रहे वो ज्यादा बेहतर, बार बार रिवीजन। मध्यकाल में भी जाएंगे तो अभी आपका, मैं यहाँ पर मेरा सेशन जो यूट्यूब का चल रहा है, तो मेरा सेशन देख के यदि आपने नोट्स बना लिया होगा तो आपका एनसीईआरटी कवर है सतीश चंद्र, और बहुत अच्छे से, और उसमें और अच्छे अच्छे बुकों का मटेरियल, क्योंकि आप भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी, आपने देखा होगा जो मैंने मटेरियल दिया उतना एनसीईआरटी में है नहीं। तो मेरा सेशन देख के आप इसको नोट्स बना लें। और फिर यदि पुस्तक, तो सतीश चंद्र की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे यहाँ पर, जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो। और फिर यहाँ पर जो आर्ट एंड कल्चर का नितिन संघानिया, यही आपका काम देगा। और आधुनिक भारत में जब आप जाएं तो आधुनिक भारत में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी पढ़नी है जो मॉडर्न इंडिया का है। और इन्हीं का एक बुक आता है हमारा स्वतंत्रता संघर्ष, तो हमारा स्वतंत्रता संघर्ष का इनका एक बुक आपको पढ़ना है। ये ध्यान में रखने की जरूरत है। ये आपका हिस्ट्री और फोकस एरिया होना चाहिए, इससे बाहर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा जो ज्योग्राफी का एरिया है, तो भूगोल में आप सबसे पहले इसको क्या कर लेना कि सेक्शन वाइज बना लें। तो भूगोल में क्या है कि जैसे एक भूगोल में एक जैसे यहाँ पर क्या है कि वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है, तो एक सेक्शन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी है। दूसरा सेक्शन आपका इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी हो जाएगा, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी। तीसरा सेक्शन हो जाएगा इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशियो प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो जाएगा। चौथा सेक्शन जो आपका इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा इन्वायरमेंट और प्लस इकोलॉजी का सेक्शन हो जाएगा। तो ये 4 सेक्शन है यहाँ पर। इसमें वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें, जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है वो, 11th क्लास की एनसीईआरटी। और फिर यहाँ पर यदि आपको पढ़ना है तो शबिंद्र सिंह की पुस्तक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं तो यही कहूँगा कि मेरा यहाँ पर ये वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी पर मेरा अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर 38 वीडियो होगा। इस 38 वीडियो को देखकर यदि आप अपना नोट्स बना लेंगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ओल्ड एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी, सभी जितना भी सबका मटेरियल है सबको इतने अच्छे ढंग से डायग्राम बेस करके समझाया गया है कि आप इसको नोट्स बना लें तो बेहतर। इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी पर भी मैंने क्लास लिया है, तो इस क्लास को भी देखकर यूट्यूब पर सभी वीडियो पड़े हैं, 40-42 वीडियो। आप इस वीडियो को देखकर अपना नोट्स बना लें। और यहाँ पर भी आपको 11th क्लास का एनसीईआरटी एक पढ़ना है, 11th का। और 12th क्लास का भी एनसीईआरटी जो सामाजिक आर्थिक का है वो। और यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक एनसीईआरटी बुक आती है, माजिद हुसैन की बुक, आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर टफ है लैंग्वेज, तो माजिद हुसैन आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि आप मेरा क्लास जो 38-40 क्लास लिया हुआ है यूट्यूब पर, आप उसको देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, आपका काम बन जाएगा। इंडिया का जो सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, यहाँ से प्रश्न की संख्या अभी मेंस में भी आ रही है और पीटी में भी। और ये एक ऐसा एरिया है ना जहाँ पर करंट भी आ जाता है, क्योंकि सरकार की पॉलिसी, सरकार का जो भी कुछ होता है वो इससे जुड़ जाता है। सोशियो इकोनॉमिक जैसे नगरीकरण है,
कृषि है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको इस एरिया के साथ क्या करना है, करंट पर भी इस एरिया पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर एनसीईआरटी जो मटेरियल है वो मेरा कराया भी हुआ है, जो 12th क्लास का एनसीईआरटी होगा 12th क्लास का, आप उसको करेंगे। और यहाँ पर भी आप मेरा वीडियो देख के नोट्स बना लेंगे तो आपका काम बन। यहाँ पर करंट पर फोकस करना है। और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो है ये एक आप बुक तो यहाँ पर तो इससे संबंधित भी जो 11th और 12th का एनसीईआरटी है ये आप पहले कवर कर लेंगे, 11th और 12th का एनसीईआरटी। और इसके बाद यदि आप अच्छे से इसको कवर करना चाहते हैं तो फिर इस पर जो है नेगी की एक बुक आती है पर्यावरण की, नेगी की बुक को कवर कर सकते हैं। या फिर आप इस पर पीटी के लिए कवर कर सकते हैं कि जो एक रविंद्र सिंह की बुक भी आती है पर्यावरण की, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। यहाँ पर भी अब मैं क्लास शुरू करूंगा, या तो स्पेशल क्लास शुरू करूंगा इस पर या यूट्यूब पर, तो आप इस पर मेरा भी वीडियो देख के नोट्स बना लेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। देखिए स्रोत तो बहुत सारा है लेकिन आपको स्रोत सीमित रखना होगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो भूगोल का आपका ये ध्यान में रखेंगे। और तीसरा जो आपका पेपर है यहाँ पर वो हो जाएगा संविधान और राज्य व्यवस्था। तो संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए राज्य व्यवस्था, इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक का एनसीईआरटी पढ़ना है। जो न्यू एनसीईआरटी है ये आपको कवर करना है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा सबसे पहला। और इसको कवर कर लेंगे तो आप एम लक्ष्मीकांत की बुक को कवर करेंगे, ये एक स्टैंडर्ड बुक है, तो एम लक्ष्मीकांत कवर कर लेंगे। और पार्लियामेंट्री सिस्टम को जानने के लिए सुभाष कश्यप की एक बुक आती है हमारी संसद, तो सुभाष कश्यप की आप हमारी संसद का जो बुक आता है वो आप उस कवर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कुल मिलाकर इससे बाहर नहीं जाना है, ये 2 बुक ही रहे, एक्स्ट्रा यदि करना है तो ये 3 बुक, इससे बाहर जाकर जाने की जरूरत, इसी को बार बार रिवीजन करने की आपको जरूरत है। और इसी प्रकार से जो अर्थव्यवस्था का सेक्शन है, तो अर्थव्यवस्था में क्या है ना कि, और जैसे यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का एरिया है यहाँ पर भी क्या होता है ना कि समसामयिकी का खंड आपको इसके साथ ऐड कर लेना होगा, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आते हैं, एनजीटी के निर्णय पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार ने कई विधान बना कानून बनाए हैं तो उस पर। तो अर्थव्यवस्था पर जो है यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि 9th क्लास से लेके जो 12th क्लास तक की एनसीईआरटी है, इस एनसीईआरटी को फोकस करें। और एनसीईआरटी जब आपका कवर हो जाता है तो फिर आप रमेश सिंह की पुस्तक को कर सकते हैं। और रमेश सिंह के बाद फिर यहाँ पर भी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या होता है कि समसामयिकी आधारित होता है। इन दोनों सेक्शन में भी मैं कहूँगा कि जो संविधान और राज्य व्यवस्था है और जो अर्थव्यवस्था है, अनअकैडमी के कई सारे एडुकेटरों ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया है, मैं भी अभी स्पेशल क्लास में पढ़ा रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को स्पेशल क्लास में आप आइए, और स्पेशल क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ लक्ष्मीकांत बेस्ड क्लास चल रही है, वो देख के आप पूरा अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, आपको पीटी में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और इकोनॉमिक्स में भी कई सारे टीचर पढ़ाते हैं अनअकैडमी पर, आप उनके एडुकेटर का वीडियो देख के अपना नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, इससे बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर एक सेक्शन बच गया आपका इसमें, जिसमें हम लोग कहते हैं कि आपका बच गया एक जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेक्शन है। तो जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेक्शन है, तो इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेक्शन में आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ जो परंपरागत विज्ञान का एरिया है उसको भी ध्यान में रखना है। परंपरागत विज्ञान के क्षेत्र का अर्थ है कि आपको थोड़ा सा फिजिक्स को पढ़ लेना है, क्योंकि फिजिक्स से कभी कभी प्रश्न आता है। और बायोलॉजी को आपको प्रश्न पढ़ लेना है, बायोलॉजी से आता है। बायोलॉजी में भी ह्यूमन डिजीज से संबंधित, ह्यूमन बॉडी से संबंधित, प्लांट बायोलॉजी नहीं पढ़ना है। और केमिस्ट्री को तो आपको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न नहीं आता है। परंपरागत विज्ञान के बाद आपको टेक्नोलॉजी का जो प्रौद्योगिकी का एरिया है, ये आपके पीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी। तो यहाँ पर क्या है कि समसामयिकी फिर से आपका इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि जो प्रौद्योगिकी का एरिया होता है यहाँ पर एक साल में जो करंट में चर्चित प्रौद्योगिकी होता है उसी पर, जैसे मान ली इसरो ने कई सारे सैटेलाइट लॉन्च किए उस पर हो सकता है, रक्षा जो डीआरडीओ अपना है उस डीआरडीओ के द्वारा कुछ मिसाइल लॉन्च किए गए, कुछ यूनिक प्रोग्राम है तो उस पर पूछा जा सकता है।
विश्व स्तर पर कोई टेक्नोलॉजी बनी है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस पर पूछा जा सकता है। तो ये 3-4 चीज़ें यहाँ पर करंट में जुड़ जाती है, उसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से इन एरिया को फ़ोकस करके आप यूपीएससी के पहले पेपर में जितना आपको स्कोर करना चाहिए, वो स्कोर कर सकते हैं। जितना आपको सही करना चाहिए, वो कर सकते हैं। ये ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत है। अब है कि इन चीज़ों को पढ़ा कैसे जाए, वो सबसे मायने रखता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यही बताऊँगा कि पढ़ा कैसे जाए, एक तो सबसे पहले आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि कब आपको अनअकैडमी के एजुकेटर का लेक्चर देखना है, कब आपको खाना खाना है, कब आपको सोना है। ये आपका एक टाइम टेबल निर्धारित हो जाना चाहिए, पढ़ा कैसे जाए, एक ये हो जाना चाहिए आपका। और दूसरा आपका क्या हो जाना चाहिए, ये जब हो जाए, तो जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सभी एक साथ मत पढ़िए। आपके पास जैसे मान लीजिए 3 टाइम जो स्टूडेंट के पास पढ़ने का होता है ना, 3 टाइम होता है, तो 3 टाइम में क्या करें और कैसे करें, मैं एक बता देता हूँ। जैसे एक आप शिफ्ट बनाइए अपना सुबह का, मॉर्निंग का कुछ शिफ्ट बनाइए टाइम सेट करके। एक सेकंड हाफ का आप शिफ्ट बनाइए और एक नाइट का आप शिफ्ट बनाइए कि रात में आपको पढ़ना है। ये 3 शिफ्ट बनाइए। इस 3 शिफ्ट में एक शिफ्ट आप जो है सो सीसैट को पेपर 2 को रखिए, पेपर 2 को रखिए। पेपर 2 पर अभी से कुछ-कुछ समय देना शुरू कर देंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जनरली हिंदी माध्यम के छात्र क्या करते हैं, जीएस पर खूब मेहनत करेंगे, पेपर 2 पर ध्यान नहीं देते और पेपर 2 पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो क्या होता है कि डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आता है। इस 3 सेशन में 1 सेशन जो भी आपकी सुविधा अनुसार हो, वहाँ पर आप बताइए। और 1-2 सेशन जो बाकी बचा, इस 2 सेशन में अभी चूँकि सेशन ये है तो सीसैट का है, तो इसी सेशन में आप कोशिश करें, यदि आपका ये सेशन एक उदाहरण के लिए मान लेता हूँ, कि इस सेशन में आप 4 घंटे पढ़ाई के लिए बैठते हैं, तो इस 4 घंटे में आप कोशिश करें कि 2 घंटा 2 आवर पेपर 2 पर दें और इसका 2 आवर काट करके आप क्या करें, अभी करंट अफेयर्स पर आप दें। करंट अफेयर्स को पढ़ें, यहाँ पर नोट्स बना लें। और सुबह का एक स्लॉट आप बनाइए 3 आवर का कम से कम। तो इस 3 आवर के स्लॉट में एक पेपर को कंटिन्यू पढ़िए, एक पेपर को कंटिन्यू पढ़िए। एक पेपर करने का सब्जेक्ट जैसे आप इतिहास उठाया, तो एक टारगेट कर लीजिए कि 15 दिन हम कंटिन्यू इस 3 घंटे में इतिहास ही पढ़ेंगे, 15 दिनों तक। और इसमें आपके पास जो निर्धारित स्रोत है, उसका सबसे पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लीजिए, फिर मेडिएवल हिस्ट्री पढ़िए, फिर मॉडर्न पढ़िए। और जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, तो यूपीएससी के पीटी का क्वेश्चन बैंक में लाइए और क्वेश्चन बैंक को बना जाइए। मेडिएवल खत्म करते हैं, मेडिएवल का क्वेश्चन बैंक बना जाइए, मॉडर्न खत्म करते हैं, मॉडर्न का। टारगेट करना है कि 15-16 जो भी आपकी क्षमता हो वो। इस 15-16 दिन में केवल 3 घंटा हुआ। आज जहाँ पर खत्म होगा अगले दिन वहीं से शुरुआत करेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि आज सुबह हम इतिहास पढ़ लेंगे, कल सुबह हम उसी समय संस्कृत पढ़ लेंगे, अगले दिन इंग्लिश पढ़ लेंगे और अगले दिन जो है सो भूगोल पढ़ लेंगे। तो ना तो इतिहास याद रहता है, ना संस्कृत याद रहता है, ना भूगोल याद रहता है। तो एक यहाँ पर आप चल सकते हैं, एक सेशन में किसको लेकर आप चलें, एक इतिहास एक समझने के लिए तो इतिहास लेकर चलें। और जो नाइट का एक शिफ्ट आपका बच गया है, तो इसमें भी आप एक 3 आवर का स्लॉट बनाइए, साढ़े 3 आवर का। और इस 3 साढ़े 3 आवर्स के स्लॉट में आप मान लीजिए भूगोल को लेकर चलिए। तो यहाँ पर भी आप एक टारगेट बना लीजिए कि भूगोल को हमको 15-20 दिनों में 20 दिनों में पूरी तरीके से खत्म कर लेना है। खत्म करने का अर्थ है कि समझ जाना है अच्छे से। और 20 दिनों में जब आप अच्छे से कर जाएँ, यानी कि एनसीईआरटी को अच्छे से कर जाएँ, जो बेसिक बुक है वो आप कर जाएँ, तो 20 दिनों के बाद करने के बाद फिर से इसका पीटी का क्वेश्चन बैंक बना लें। अब देखिए, इतिहास आपका कंप्लीट हो चुका है एक बार 15 दिनों में, भूगोल आपका कंप्लीट हो चुका है एक बार 20 दिनों में। अब इसका जो इस महीने का जैसे 1 जनवरी से आप ये प्रोग्राम या 2 जनवरी से शुरू करते हैं, तो मान के चलिए 18 जनवरी तक ये कंप्लीट हुआ। फिर 17-18 जनवरी से आप उठा लीजिए किसको, यहाँ पर संविधान को उठा लीजिए। और संविधान को भी कोशिश कीजिए आप कि 17 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक हम इसको खत्म कर दें। और 20 जनवरी को आपने यहाँ खत्म किया भूगोल को, तो 20 से 21 से लेके 31 तक आप कोशिश कीजिए कि इस बीच में हम यहाँ पर पर्यावरण को एक बार खत्म कर लें। तो 1 महीने में 4 सेक्शन खत्म हो गया ना, इतिहास आपका हो गया है, संविधान हो गया है, ज्योग्राफी हो गया है, पर्यावरण हो गया है। फिर आप फरवरी में यहाँ पर क्या कीजिए कि संविधान इतिहास हो चुका है, तो फरवरी में यहाँ पर ये आप क्या कीजिए कि अर्थव्यवस्था को उठा लीजिए और अर्थव्यवस्था को उठा लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर आप विज्ञान प्रौद्योगिकियों को उठा लीजिए। तो 15 दिनों में आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा।
फिर जो है सो अगला 15 दिन यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर को उठा लीजिए, तो अगला 15 दिन यहाँ पर आप फिर से एक बार पर्यावरण को उठा सकते हैं। तो देखिए 2 महीना में सभी हो गया, जनवरी फरवरी में, फिर मार्च में जाइए तो फिर इतिहास पर आ जाइए, इस तरीके से रिपीट का सेक्शन बनाइए। तो अभी से लेके जून तक यदि आप सभी सब्जेक्ट को कम से कम ये शुरू से लेके अंत तक 3 बार आपको पढ़ जाने का टारगेट रखना है, 3 बार मिनिमम। यदि 3 बार आप मिनिमम पढ़ जाते हैं तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि आप जीएस का मास्टर हो जाएंगे और आपका पीटी कभी नहीं रुकेगा, आपका मेंस कभी नहीं रुकेगा, आप पीटी मेंस क्वालिफाई करते जाएंगे, कोई नहीं रुकेगा। ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना होगा। तो फर्स्ट पेपर में हर एक चीज मैंने आपको बता दिया, कितना प्रश्न आपका लक्ष्य होना चाहिए, कितना सही आप कर सकते हैं, करना होगा आपको, कितना आप में अधिकतम एरर कर सकते हैं, फिर किस एरिया का कितना भारांश है ये बताया, किस एरिया पर कितना प्रश्न आप बना सकते हैं ये बताया, किस एरिया के लिए क्या पढ़ना चाहिए ये बताया, और कैसे पढ़ें ये। देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है। प्रत्येक मंडे टू सैटरडे जो आप पढ़े, उस संडे को रिवीजन का समय रखिए। एक सप्ताह में आपने जितना पढ़ा है रिवीजन, जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी चीजें आपके साथ जुड़ती जाएगी। रिवीजन कम, कम आपके साथ चीजें जुड़ेगी। तो ये ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट पेपर के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट पेपर में जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, जो मटेरियल बताया है, जो स्ट्रेटजी बताई है, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से, ये यदि आप कर जाते हैं तो आपको जो जून में पीटी होने वाला है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब सीसैट पेपर जो है, तो सीसैट पेपर में करना क्या है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। लेकिन सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सीसैट के लिए, कि सबसे पहले आप अपने सीसैट पेपर के सिलेबस को देखें, समझें इसको कि सिलेबस में क्या। पहला स्टेप आपका सीसैट के लिए यही होना। दूसरा, इस पर आपको टाइम मैनेजमेंट, सबसे समस्या हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ होती है यहीं पर टाइम मैनेजमेंट का, कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। बहुत छात्र ऐसे होते हैं कि 35-40 प्रश्न तक बनाए, उनका 2 घंटा निकल जाता है। अब 40 प्रश्न बनाए तो आपका 40 तो सही नहीं होगा, 40 में यदि 10 भी गलत हुआ तो 30 पर आए, 30 का 10 में से 3 और निकलेगा, आप 26-27 पर आ गए, आप रिजल्ट के दौर से ऐसे ही बाहर। तो सीसैट पेपर के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और ये टाइम मैनेजमेंट आपको कहाँ पर करना होगा, तो घर पर करना होगा। घर पर ही आपको क्या करना होगा, एग्जामिनेशन हॉल बनाना होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, आपको घर पर एग्जामिनेशन हॉल बनाना होगा। फिर इसके लिए आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है कि आपको स्टडी प्लान बना देना है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीच का दिन का स्लॉट है, कम से कम 2 आवर्स आप पर डे सीसैट पर देना शुरू कीजिए। थर्ड फोर्थ स्टेप में प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी टू कवर टॉपिक, कौन सा टॉपिक कवर करना है ये आपको ध्यान में रखना, जो मैंने आपको बताया था कि भाई यदि आपका रीजनिंग और मैथ कमजोर है तो आप कॉम्प्रिहेंशन पर जाइए, इंटरपर्सनल स्किल पर जाइए, डिसीजन मेकिंग पर जाइए। और जिसका रीजनिंग मैथ सही है तो पहले वो बनाए, बाद में वो अन सेक्शन पर जाए। फॉलो वन बुक बेसिक, बिल्कुल इसके लिए आपको फोर्थ स्टेज ये हो गया। फिफ्थ स्टेज में एक कोई इसके लिए बेसिक बुक आपको ध्यान में रखना है। 10 बुक नहीं, मार्केट में भरमार है मटेरियल का, आप लोग वो जमा कर लेते हैं और इसीलिए आपको दिक्कत होती है। एक ही बुक को बेसिक बनाइए। फिर सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो छठा स्टेज है इसमें आप क्या कीजिए कि 2011 से सीसेट का पेपर आया है, तो 2011 से लेके 2020 तक के यूपीएससी के सीसेट पेपर को आप बना जाइए। और यदि 2011 से 2020 के यूपीएससी के सीसेट पेपर को बना जाएंगे, इसी में कम से कम है ना, एक क्वेश्चन पेपर में कम से कम जो है 7, 8, 10 तक कॉम्प्रिहेंशन होता है। 10 सालों का है तो आप 100 कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर बना जाएंगे इसी में। और यदि 100 कॉम्प्रिहेंशन आपने यूपीएससी का बना लिया है तो फिर आप वैसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के आदी हो जाएंगे, वैसे कॉम्प्रिहेंशन प्रश्न समझने के आदी हो जाएंगे, और वैसे कॉम्प्रिहेंशन पर टाइम मैनेजमेंट करने के आदी हो जाएंगे, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो कोई आपको बाहरी मटेरियल पर तो ध्यान ही नहीं देना है। यहाँ यूपीएससी ने ही आपके लिए 10 वर्ष का मटेरियल दे दिया, उसके साइट पर जाइए, कई सारे जो है सो मटेरियल मार्केट में भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर करके सोल्व करके निकालते हैं, सोल्व करके आप उसको बनाइए। फिर छठे स्टेज में एनालाइज मॉक टेस्ट। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोशिश कीजिए कि आप सीसैट पेपर को सोल्व करने के लिए अनअकैडमी के द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसमें सीसैट में एमसीक्यू में पार्टिसिपेट कीजिए और अपने को प्रिपेयर कीजिए। और स्टडी 14-15 आवर्स पर मंथ, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कम से कम ये तो 1 घंटे आधे घंटे का है, लेकिन अभी आप कम समय दे सकते हैं सीसैट पर,
क्योंकि 6 महीना है, लेकिन 2 घंटा कम से कम मेरे हिसाब से यदि आप पर डे देते हैं सीसैट के लिए, तो ये आपके लिए इनफ होगा और ये आपका रिजल्ट लाने वाला होगा। तो सीसैट पेपर के लिए आपको ये रणनीति अपनानी होगी और घर पर आप क्या कीजिए कि वही जो यूपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन है, सीसैट पेपर है, एक मॉडल सेट आप घर पर ज़रूर हल किया कीजिए। एक सीसैट पेपर का मॉडल सेट आप ज़रूर बनाइए और इसमें टाइम 2 आवर्स का टाइम सेट कर दीजिए घड़ी में और देखिए आप 2 आवर्स में कितने प्रश्न बना पाते हैं, कितना कर पाते हैं। ये जब क्लॉक बज सेट करके बैठेंगे ना तभी होगा। ऐसा नहीं कि ठीक है आप बना रहे हैं, बीच में चाय पीने के लिए उठ गए, बीच में पानी पीने के उठ लिए। तो ऐसे ही लोगों को क्या होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम मैनेजमेंट की दिक्कतें होती है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मेरे भाई सबसे पहले आपको अपने घर को एग्जामिनेशन हॉल बनाना है। और यहाँ पर फिर से एक बार कहूंगा कि सीसैट पेपर क्वालिफाई करना बहुत आसान है। एक राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए और प्रॉपर वे में आपकी स्टडी होनी चाहिए जो आपके सामने मैंने रख दिया है। तो यदि आप इसको देखते हुए आप ध्यान में रखेंगे तो आप सीसैट पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे और सीसैट पेपर क्वालिफाई करने के बाद आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी सेशन है, जो बचे हुए 6 महीने का समय है, इसमें पीटी पास करने में आपका मददगार साबित होगा। और इसमें जो भी आपको मेरे से चाहिए तो मैं हर एक जो वीडियो जाता है यूट्यूब का या भी स्पेशल क्लास जाता है, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप कमेंट कीजिए कि आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप रिजल्ट दें मुझे। आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। मैंने एंशिएंट हिस्ट्री यूट्यूब पर कवर करा दिया अनअकैडमी पर, मेडिएवल आपका भी चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा यूट्यूब पर कवर करा चुका हूँ, एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक कवर करा दिया है, तो वो आप देख सकते हैं। स्पेशल क्लास जो है अनअकैडमी का, इसमें मैं मॉडर्न इंडिया लगभग पूरा पढ़ा चुका हूँ, तो आप मॉडर्न इंडिया का वो लेक्चर सब पढ़ा हुआ उसको जाकर देखिए। अभी पॉलिटी का क्लास ले रहा हूँ तो पॉलिटी का लेक्चर सब है वो जाकर देखिए और कंटिन्यू अभी ये लक्ष्मीकांत आधारित चल रहा है। तो आपको जहाँ पर हमसे जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी आप स्पेशल क्लास में कमेंट में लिखें, यूट्यूब का जो क्लास चलता है उसमें कमेंट में लिखिए कि सर ये करवा दीजिए, तो मैं उस पर कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% देने का प्रयास करूं, क्योंकि आपका रिजल्ट ही मेरे लिए टारगेट है। आपका रिजल्ट हो, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती है। तो नए साल में 2 स्ट्रैटेजी सेशन आपके पास इसीलिए लेकर आया हूँ कि सबसे पहले आपको मेंस में कैसे पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, किस तरीके से जाना है, वो आपके पास पहुँच चुका है, आप उसको देख चुके हैं। और अब 6 महीने का जो समय बचा है, इसमें आप पीटी की कैसे तैयारी करें, किस तरीके से पीटी क्वालिफाई करें, इस पर ये वीडियो है। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसको देखिए, वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अब 2 इस स्ट्रैटेजी वीडियो को देखने के बाद, सेशन देखने के बाद, अब हम आपके लिए टॉपिक वाइज चलेंगे, जिसमें एक मेडिएवल इंडिया चल ही रहा है, अन्य सेक्शन भी आपका बीच-बीच में चलता रहेगा। तब तक आप या आपके दोस्तों में से यदि कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और आप 1 साल या 2 साल का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें तो उसमें मेरा रेफरल कोड, चाहे आप जीएस का लेते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन भी, तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑप्शनल पेपर का अलग से सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तो इसमें भी आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिर आप हमसे प्लस कोर्स में जुड़ जाएंगे जिसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री में मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा और समान अध्ययन के सेक्शन में। तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, एक नए जोश के साथ। तब तक सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है।